जय हिंद। जय सर। आज अपना अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोल्ट्री डिसीज। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री डिसीज। सबसे पहले आप इस पर 5 स्टार लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर साल परीक्षा में कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे डिसीज से, ठीक है ना। दूसरा, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आप लिखेंगे वायरल डिसीज। सबसे पहले वायरल डिसीज। वायरल डिसीज का मतलब होता है कि ऐसी डिसीज जो वायरस से होती है, वो मुर्गी में कौन कौन सी होती है, तो अपने को उनके नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो रानीखेत, कौन सी? रानीखेत, नाम सुना है आपने? दूसरा जो होता है वो होता है फाउल पॉक्स। पॉक्स पहले क्या आएगा? फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स के बाद में मारेट और गुम्बारू, ठीक है ना। ये 4 प्रमुख बीमारियां ऐसी है जो वायरस से होती है, जिसमें मुर्गियों, क्या याद हो जाएगा ये? ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी? रानीखेत, फाउल पॉक्स, मारेट और गुम्बारू, ठीक है ना। सुने हैं ना सारे नाम? सारे नाम सभी सुने हैं, ठीक है। दूसरी होती है बैक्टीरियल डिसीज। दूसरी कौन सी? बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज में सबसे पहला होता है प्लूरम। कौन सी? प्लूरम। इसको व्हाइट स्कर भी कहते हैं मेरा भाई। क्या कहते हैं इसको? व्हाइट स्कर, प्लूरम, या इसको अपन बोलते हैं व्हाइट स्कर। फिर दूसरी बैक्टीरियल डिसीज में आती है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी आती है? टीबी, या इसको अपन बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। फिर अगली जो होती है, एक होती है कोराइजा। क्या नाम है? कोराइजा। कोराइजा। फिर कोराइजा के बाद में एक आती है CRD, नाम सुना होगा ये? क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। क्या कहते हैं इसको? क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। और एक और होती है फाउल कॉलेरा। कौन सी? फाउल कॉलेरा, या इसको बोलते हैं मुर्गी हैजा। कभी नाम सुना है? यस सर। इसको बोलते हैं सफेद दस्त। क्या कहते हैं? सफेद दस्त। इसको बोलते हैं तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस। इसको बोलते हैं मुर्गियों का जुकाम। क्या कहते हैं इसको? मुर्गियों का जुकाम। ये होता है चिरकालीन श्वसन रोग। क्या कहते हैं इसको? चिरकालीन श्वसन रोग। और इसको बोलते हैं मुर्गियों का हैजा, ठीक है ना। ये इतनी सारी बीमारियां ऐसी है जो मुर्गियों में किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। फिर इसके बाद में आता है फंगल डिसीज। कौन सी डिसीज? फंगल डिसीज। फंगल डिसीज में एफ्लैक्टोसिस, और एक और होती है व्हाइट कॉम्ब डिसीज। ये 2 डिसीज ऐसी होती है जो फंगस से होती है। क्या क्या नाम? एफ्लैक्टोसिस और व्हाइट कॉम्ब डिसीज, ठीक है ना। ये दोनों बीमारी किससे होती है? फंगस। फंगस समझते हो ना मेरे भाई? कवक। फिर इसके बाद में प्रोटोजोआ या प्रोटोजोवल डिसीज। इसमें आती है कॉक्सीडियोसिस, कॉक्सीडियोसिस, और एक होता है टिक फीवर। नाम सुना है कभी? टिक फीवर, कॉक्सीडियोसिस और टिक फीवर। ये ऐसी 2 बीमारियां होती है जो किससे होती है? प्रोटोजोवा से।
फिर लास्ट में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिसीज, पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां। सबसे पहले कौन सी? रिकेट्स। ये विटामिन डी से होती है मेरे भाई। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। फिर रिकेट्स के बाद में आती है परसोसिस, ये मैग्नीज की कमी से होती है। किसकी कमी से? मैग्नीज। फिर इसके बाद में एक आती है क्रेजी चीक। कौन सी? क्रेजी चीक, विटामिन ई की कमी से होती है। ये साथ में लिखते भी जाना। फिर एक आता है रबर लेग, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। फिर एक और होता है एविटोविनोसिस, ये विटामिन ए की कमी से होता है मेरा भाई। और एक होता है, ऊपर लिख दूं क्या? कर्नेटो, ये विटामिन डी की कमी से होता है। कर्नेटो, ठीक है ना। रिकेट सब जानते हैं, इसको सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सूखा रोग। विटामिन डी की डिफिशियंसी से। एक होता है परसोसिस, मैग्नीज की कमी से। क्रेजी चिक, विटामिन ई की कमी से। रबर लेग, विटामिन डी की कमी से। एविटामिनोसिस, विटामिन ए। और कर्नेटो, विटामिन डी। क्या क्लियर हो गया मेरे भाई? तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ अभी, बाकी इसमें जो मेजर डिसीज होगी उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आपको पता है कि रिकेट्स एक ऐसी बीमारी होती है जो हड्डियों से रिलेटेड होती है। किससे? हड्डियों से, ठीक है ना। और हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है ना। और इसी से नाम से जुड़ा हुआ है रबर लेग, ये भी विटामिन डी से और ये भी विटामिन डी से। इसमें हड्डियां इतनी लैक्सेटिव अपन कह सकते हैं कि काफी मूवमेंटेबल, इतनी लचीली हो जाती है कि ऐसे रबड़ की तरह जो है उसको मोड़ सकते हैं। इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया? रबर लेग, ठीक है ना। तो ये दोनों बीमारियां लगभग एक जैसी है, दोनों बोन से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड? बोन से। और ये किससे होती है? दोनों विटामिन डी से। इसलिए तो मुर्गियों को धूप दिखाना पड़ता है, सूर्य के प्रकाश में लेके जाना पड़ता है। फिर मुर्गी साला के घर में जो है वो आर्टिफिशियल लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है? विटामिन डी उनको मिल जाता है। परसोसिस जो होता है ये मुर्गी की एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है उनके जो फीदर होते हैं वो जो है वो ड्रॉपिंग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से होती है। एक मेरे को वायरल डिसीज और याद आ गई जिसका नाम है हेलीकॉप्टर डिसीज। इसमें मुर्गियों के पंख हेलीकॉप्टर की तरह ऐसे हो जाते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर के पंख कैसे होते हैं ना, ऐसे। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? हेलीकॉप्टर डिसीज। तो ये एक वायरल डिसीज है, यह भी आपको याद रखना है। नाम ही है उसका हेलीकॉप्टर। क्या नाम है? हेलीकॉप्टर डिसीज, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके बाद में क्रेजी का मतलब समझते हो? पागलपन। क्रेजी का मतलब क्या होता है? पागलपन। तो इसमें भी चूजे पगला जाते हैं। क्रेजी किया रे ऐसे करते रहते दिन भर, ठीक है ना। तो ये एक मेंटल डिसीज है। कैसी डिसीज है? मेंटल डिसीज है। और ये किससे होती है? विटामिन ई की डिफिशियंसी। अच्छा ये बताओ, गायों में विटामिन ई की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है? गायों में विटामिन ई, गाय में जो है विटामिन ई की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है? अरे मेरे भाई स्टर्निटी। कौन सी? स्टर्निटी, बांझपन। हाँ, ये ब्रीडिंग से रिलेटेड डिसीज होती है, ठीक है ना। तो ये विटामिन ई की डिफिशियंसी होती है, याद रखना है। अरे समझ में आया ना? चलो, इसके बाद में रबर लेग तो हो गया। इसके बाद में एविटामिनोसिस, ठीक है ना। ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाला रोग है। और एक और होता है रोग, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो इतनी सारी बीमारियों के नाम याद रखना है
कि ये बीमारी का नाम है और ये इसके डिफिशियंसी से होती है। क्या एपिलेप्सी भी देखना चाहो तो लिख लो। मैग्नीशियम एपिलेप्सी मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से होने वाली डिसीज है। क्या याद हो जाएगा? अरे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मुर्गी का क्लासिफिकेशन, डिसीज का क्लासिफिकेशन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कम से कम परीक्षा में 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं मेरे भाई। अगर आपको इतना याद हो गया मतलब आपने परीक्षा में 2 क्वेश्चन बना दिए। ठीक, अब हम कुछ मेजर डिसीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाले रानीखेत, हेडिंग डाले। सबसे पहले हम बात करेंगे रानीखेत की। रानीखेत जो है मुर्गी में एक बहुत ही डेंजरस डिसीज मानी जाती है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें 100% मोर्टिलिटी रेट होता है। कितने परसेंट? 100%। जिसको रानीखेत आएगा मतलब उसका मरना तय है। 100% जो होता है इसमें मोर्टिलिटी जो है वो रेट होता है मेरे भाई। मृत्यु दर इतने पशु इतने परसेंट जो है वो पक्षी मरेंगे। मरेंगे मतलब मरेंगे, चाहे वो 1 घंटे में मर जाए या मरने में 1 दिन लगा दे, लेकिन मरेंगे जरूर। और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसको केवल क्या कर सकते हैं, इसका प्रिवेंटेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे भाई? प्रिवेंटेशन कर सकते हैं। आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोकथाम। बीमारी को रोकने के उपाय अपना सकते हैं कि एक में हो गई तो दूसरी में ना हो। इसको बोलते हैं प्रिवेंटेशन। क्या क्लियर है? इस बीमारी को हमारे देश में 1928 कहाँ पर 1928 में रानीखेत नामक एक क्षेत्र था, एक रीजन है, ठीक है ना। और ये कुमायूं की पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं। ये कहाँ पर है? देहरादून से आगे हिमालय पर्वत के पास में। देहरादून से आगे चले जाओ तो कुमायूं की पहाड़ियां शुरू होती है, ठीक है ना। वहीं पर जो है वो आपको रानीखेत मिलेगा, अल्मोड़ा मिलेगा, कासोनी मिलेगा और फिर सीधा हिमाचल लग जाता है। तो इतनी ऊंची पहाड़ियों पर जो है, और आज जब भी आप कभी भी चले जाओ वहां पर बर्फ बारिश होती रहती है। ऐसी जगह है, मनोरम दृश्य है, घूमने लायक जगह है, ठीक है ना। तो ये रानीखेत में 1928 में जो कुमायूं हिल्स हैं वहां पर फर्स्ट टाइम इस डिसीज को देखा गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? रानीखेत। जबकि इसको फॉरेन कंट्री में क्या बोलते हैं? न्यूकैस्टल कहते हैं भाई। ये भी याद रखना है। क्या कहते हैं इसको? न्यूकैस्टल के नाम से जाना जाता है। ठीक। दूसरी बात, ये पक्षियों की रेस्पिरेटरी सिस्टम संबंधित जो है वो डिसीज होती है मेरे भाई, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी डिसीज भी कहा जाता है। इसमें खास करके पक्षियों में श्वसन संबंधित या रेस्पिरेशन संबंधित सिम्टम्स होते हैं मेरे भाई। जब मुर्गियों में जैसे स्नीजिंग हो जाए, छींक आना शुरू हो जाए, ठीक है ना, कोल्ड एंड कफ आ जाए, खांसी आ जाए, सर्दी हो जाए, ठीक है ना, और सांस लेने में जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आए, डिफिकल्टी आ जाए, अरे क्या समझ आ रहे हो, और मुंह से सांस लेना शुरू कर दे। और सबसे मेजर सिम्टम होता है रेटलिंग और गैसलिंग। ये 2 शब्द होते हैं, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। रेटलिंग और गैसलिंग का मतलब होता है कि सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज करना, ठीक है ना। किसके जैसी आवाज करना? सीटी जैसी आवाज करना, ठीक है ना। मत बजा मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ, सीटी जैसी आवाज अगर आ रही है, ठीक है ना, अगर स्नीजिंग हो रहा है, मुर्गियां छींक हो रही है, मुर्गियों को कोल्ड एंड कफ हो गया है, खांसी हो गई, सर्दी हो गई, तो समझो कौन आ गया? रानीखेत आ गया और उसका मरना तय है, उसको कोई नहीं बचा सकता। क्या हो गया? अच्छा, तेरे को भी रानीखेत हो गया था? अच्छा, इसको तुम अजीब किस्म के बोलते मुर्गी, तुम्हारे में रानीखेत हो गया है। अच्छा, ठीक है, चलो। ये रेस्पिरेटरी डिसीज भी इसको अपन कहते हैं। अरे क्या समझ में आ गया? ठीक है। सबसे पहली बात, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सिम्टम्स होंगे,
सबसे पहले स्नीजिंग आएगा, छींके आएगी, कोल्ड एंड कफ होगा और सीटी जैसी आवाज आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटलिंग और गेसलिंग। ठीक है, प्रिवेंटेशन मेजर ही यूजफुल है। 100% मोटिलिटी रेट होता है, 1928 में देखा गया और इसको न्यू कैस्टर भी कहते हैं। इसको प्रिवेंट करने के केवल एक ही तरीका होता है, वो है वैक्सीनेशन। इसको प्रिवेंट करने का एक सक्सेसफुल जो है वो प्रिवेंटेशन मेजर हम जिसको कह सकते हैं, वो क्या है, वो है वैक्सीनेशन। और मुर्गी के लाइफ स्पान में, जीवन काल में 2 टाइम जो है वो वैक्सीनेशन किया जाता है। ये भी नोट कर लें आप, कितनी टाइम, 2 टाइम जो है वो वैक्सीनेशन होता है। फर्स्ट डोज जो है इसका होता है वो होता है लासोटा, ये ओ है और ये ए है, लासोटा F1 स्ट्रेन, ठीक है ना, वैक्सीन। ये फर्स्ट डोज जो फर्स्ट वीक एज में या 5 to 7 डेज, फर्स्ट वीक एज या 5 to 7 डेज में जो है ये वैक्सीनेट किया जाता है। ये परीक्षा में कई बार आया है कि लासोटा का टीका कब लगाया जाता है, तो फर्स्ट वीक में या 5 से 7 दिन में, और ये पहला टीका होता है। ठीक है ना, कौन सा टीका होता है, पहला टीका। सेकंड डोज जो होता है वो 6 to 8 वीक्स में, 6 से 8 सप्ताह की एज पर जो है वो लगाया जाता है। उसका नाम है R2B स्ट्रेन। क्या नाम उसका, R2B। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक लासोटा F1 और एक R2B स्ट्रेन का जो वैक्सीन होता है, ये 6 से 8 सप्ताह की एज पर जो है तो मुर्गियों को दिया जाता है, तो हम मुर्गियों को रानीखेत से बचा सकते हैं। यही तरीका है। क्या क्लियर हो गया? दूसरी डिसीज होती है मारेक। दूसरी डिसीज कौन सी, मारेक। ये भी अगर आपको पता है कि एक वायरल डिसीज होती है। कौन सी डिसीज होती है, मारेक। एक वायरस से होने वाली डिसीज है और इसको पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं मेरा भाई। क्या कहते हैं इसको, पैरालिसिस। क्योंकि इस बीमारी का मेन सिम्टम होता है मुर्गियों को लकवा आ जाना। लकवा मतलब पैरालिसिस। ठीक है ना, और इसको बचाने के लिए 1 डे एज पर या 1 to 3 डेज एज पर जो है वो आपको वैक्सीनेशन करना रहेगा। ठीक है ना, तब जाके आप इस बीमारी से जो है वो मुर्गियों को बचा सकते हैं। कौन सा टीका लगाते हैं मेरे भाई, बताओ, HVT। कौन सा, HVT। और इसके वायरस का नाम क्या है, अल्फा हर्पीज वायरस। अल्फा हर्पीज वायरस, ये अल्फा हर्पीज या गेलिड हर्पीज वायरस से होने वाली बीमारी है, मारेक डिसीज बोलते हैं। मेन सिम्टम होता है पैरालिसिस या लकवा, और ये इसमें टीका लगता है जिसका नाम है HVT। ठीक है ना, और ये कितने दिन पर लगता है, 1 से 3 दिन की आयु पर इसको वैक्सीनेट कर देना चाहिए, तब जाके आप मुर्गियों को बचा सकते हैं। जैसे ही अंडा तोड़ के चूजा बाहर आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, टीका लगाना है। अरे पहले क्या करना है मेरे भाई, टीका लगाना है, तब जाके आप मुर्गियों को इस बीमारी से बचा पाएंगे। अगली डिसीज है, अगली डिसीज है मेरे भाई, वो है प्लूरम। क्या नाम, प्लूरम। या इसको बोलते हैं व्हाइट स्कर। क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट। इसका एक और नाम है BWD, बेसिलरी व्हाइट डायरिया। क्या कहते हैं इसको, बेसिलरी व्हाइट डायरिया या BWD इसको कहते हैं। और ये चिक की बहुत ही डेंजरस डिसीज होती है, खास करके किसी चूजों की। ये बड़े पक्षियों में नहीं लगती और ये उन चीजों को ज्यादा अफेक्ट करती है जिनको इंक्यूबेटर से हैचिंग किया जाता है। अरे कहाँ से, इंक्यूबेटर से। और ये स्टार्टिंग के 10 डेज में सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। कितनी आयु पर, शुरू के 10 दिन। अरे क्या याद रहेगा मेरे भाई, ठीक है ना। और इसका मेजर जो सिम्टम है वो है व्हाइट
जो है वो डायरिया, स्मेली वाइट डायरिया जो होता है ये इसका मेन सिम्टम होता है, ठीक है ना। और जब ये चूजे जो हैं वो सफेद रंग के बदबूदार स्मेली वाइट डायरिया स्टार्ट हो जाए तो समझो प्लूरम आ गया है और ज्यादा से ज्यादा चूजे निपट जाएंगे, ठीक है ना। और ये खास करके किसमें होते हैं, जिसमें इंक्यूबेटर से हम हैचिंग करते हैं। अरे क्या समझ में आया। इससे बचाने के लिए आपको इंक्यूबेटर में अंडे रखने से पहले इंक्यूबेटर को स्टरलाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, क्योंकि ये बीमारी जो होती है वो साल्मोनेला प्लूरम, क्या नाम उसका? हाँ, प्लूरम नामक बैक्टीरिया से होती है मेरे भाई, ये भी याद रखना है। और ये साल्मोनेला प्लूरम जो होता है वो अंडे को जहरीला कर देता है। जैसे चूजा बाहर आता है तो उसको प्लूरम हो जाता है। और ये बैक्टीरिया जो है मुर्गियां अंडा देते समय अंडे पर ही बैक्टीरिया छोड़ देती है, गंदगी के कारण। किसके कारण? गंदगी के कारण। इसलिए अंडे को अच्छे से स्टरलाइज करके ही इंक्यूबेटर के अंदर रखना चाहिए। इंक्यूबेटर को पहले स्टरलाइज करना चाहिए, उसके बाद जो है उसका यूज करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। क्या ये डिसीज समझ में आ गई? अरे प्लूरम भी क्लियर हो गया। इस बीमारी जब ये चूजों को हो जाए तो आपको चूजों को जो है वो आपको एंटीबायोटिक दवाइयाँ देनी चाहिए मेरे भाई। क्या देनी चाहिए? एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो आपको देनी चाहिए, तब जाके आप चूजों को आसानी से बचा पाएंगे, अन्यथा नहीं बचा पाएंगे। क्या ये बीमारी क्लियर हो गई? नाम बीमारी का नाम क्या है? प्लूरम। स्टार्टिंग के कितने देश में किनको ज्यादा अफेक्ट करी थी? इनकी, ठीक है। किसकी डिसीज है? चीक की है। मेन सिम्टम क्या है? डायरिया। किससे होती है? बचाने के लिए क्या करना है? क्या क्लियर हो गई? अरे हो गई मेरे भाई, ठीक है। अब एक और डिसीज है, उसका नाम है फाउल कॉलेरा। क्या नाम? फाउल कॉलेरा या मुर्गी हैजा। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है और बैक्टीरिया का जो नाम है वह है पास्चुरेला एविसेप्टिका। लिख लो, पास्चुरेला एविसेप्टिका। इसका बीमारी का नाम है फाउल कॉलेरा। फाउल कॉलेरा ये बैक्टीरिया का नाम है मेरे भाई, जिसका नाम है पास्चुरेला एविसेप्टिका। और चाहो तो एक और लिख सकते हैं मल्टोसीडा। क्या है? मल्टोसीडा। मल्टोसीडा ये दो बैक्टीरिया हैं जो मुर्गियों में हैजा फैलाते हैं। और इस बीमारी में जो है मुर्गियां जो होती है, इसका जो मेजर सिम्टम होता है, इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो काफी हाई हो जाता है। 109 से लगाकर 110 या 11 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। और मुर्गियां जो है वो माउथ से जो है वो सलाइवा डिस्चार्ज करती है। क्या करती है? सलाइवा डिस्चार्ज करती है। ये दो मेन सिम्टम इसके होते हैं। एक तो बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, कितना? 109 से 111, जबकि जनरली मुर्गी का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मुर्गी एक ऐसा पक्षी है जिसका सबसे ज्यादा शारीरिक तापमान होता है, इसलिए तो इसमें एंथ्रेक्स नहीं होता, इसलिए इसमें लंगड़ी नहीं होता, इसमें इसलिए पोका पोकी नहीं होती, क्योंकि इसके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा होता है। और वो बैक्टीरिया वायरस ऐसे होते हैं जो इतने तापमान पर बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए ये फाउल कॉलेरा में क्या होता है? टेम्परेचर कितना हो जाता है? 109, 110 से 111 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है। और दूसरा जो है वो सलाइवा जो है वो डिस्चार्ज करेगी, मुर्गियां लार निकालती रहेगी, ठीक है ना। और फिगर जो है वो ड्रॉप कर देगी। फिगर क्या करेगी? ड्रॉप कर देगी। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार के सिम्टम अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि वो कौन सी डिसीज है मेरे भाई। अरे कौन सी? फाउल कॉलेरा। क्या नाम? फाउल कॉलेरा। क्या समझ में आ गया? एक और बीमारी हो लास्ट में, इसका नाम है कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस खूनी दस्त भी कहते हैं इसको।
ब्लडी पैचिस, क्या कहते हैं इसको? ब्लडी पैचेस। ब्लडी पैचिस, काक्सिडियोसिस या खूनी दस्त। आपको पता है कि एक प्रोटोजोअल डिसीज है मेरा भाई, कैसी डिसीज है? प्रोटोजोअल डिसीज है। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है मेरे भाई? इमेरिया टनेला। क्या है नाम? इमेरिया टनेला, ठीक है ना? इमेरिया गिरना उधर है गाय में, ठीक है ना? तो इमेरिया टनेला नाम का जो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ होता है वो इस बीमारी को फैलाता है। इस बीमारी को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको डीप लिटर सिस्टम से जो है तो आपको क्या करना चाहिए? पोल्ट्री रेयरिंग करना चाहिए। मुर्गियों को किससे पालना है? डीप लिटर सिस्टम से, गहरी बिचावन पद्धति से। तो वहां पर ये प्रोटोजोआ जो है वो मुर्गियों को इफेक्ट नहीं कर पाता। दूसरा, मुर्गियों को आपको ऐसी जगह रियरिंग करना चाहिए जहां पर गंदगी ना हो, ठीक है ना? प्लास्टर्ड दीवारें होनी चाहिए वॉल, जहां पर आप मुर्गियों को रह रहे हैं उसकी दीवारें कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल प्लास्टर्ड होनी चाहिए। उसमें किसी भी टाइप के कोई क्रैक नहीं होने चाहिए, दरारें नहीं होनी चाहिए। ये तो पता चला कि प्रोटोजोआ उसके अंदर चला गया और आगे जो है वो बीमारी करा देगा। इसका जो मेन सिम्टम होता है वो होता है ब्लडी जो है वो डायरिया। ब्लडी डायरिया जो होता है इसका मेन सिम्टम होता है मुर्गियां जो है वो खूनी दस्त करती है। क्या करती है? खूनी दस्त करती है। और दूसरा जो है वो लूजनेस हो जाता है, ठीक है ना? मुर्गियां सुस्त नजर आती है मेरा भाई। खास करके देखना, जितनी भी प्रोटोजोअल या पैरासाइट, इसको अपन पैरासाइट भी कह सकते हैं। प्रोटोजोआ क्या कह सकते हैं? पैरासाइट। तो एक पैरासाइटिक डिसीज भी होती है। तो जितनी भी पैरासाइटल डिसीज होती है ये क्या करती है? ये इम्यूनिटी को कम करती है। और जैसे ही इम्यूनिटी कम होती है तो लूजनेस आ जाता है, हम सुस्त नजर आते हैं। सिर्फ मुर्गियों में भी जो है ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, लेकिन मेन सिम्टम क्या है? ब्लडी डायरिया, ठीक है ना? इस बीमारी से बचाने के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, प्रिवेंटेशन मेजर बता दी है, वो आपको ध्यान रखना है। और ये मुर्गियों की बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सिकल टाइप और एक इंटेस्टाइनल टाइप। अरे क्या समझ में आया ना? जो सिकल टाइप होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है। वो कैसी होती है? वो ज्यादा डेंजरस होती है, ये ध्यान रखना। एक होती है सिकल टाइप और एक होती है इंटेस्टाइनल टाइप। एक आंत वाली और एक सिकल वाली, लेकिन सिकल वाली जो होगी वो ज्यादा डेंजरस होती है। इस प्रकार से ये मुर्गियों की कुछ खास प्रमुख बीमारियां थी जिसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। आज के लिए इतना। जय हिंद।